આગળ વધી આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે એમની સાથે ડિસ્કશન કરીએ. ટીટાગઢ વેગન્સના મેનેજમેન્ટ છે, જે રિઝલ્ટ આવતા દેખાય ત્યારબાદ કેવી રીતના વસ્તુઓ શેપઅપ થઈ રહી છે, આખી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે કેવા પેરામીટર્સ રહ્યા, આ બધા વિશે વાતચીત કરીશું આપણે. કંપનીના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે આપણી સાથે, कंपनी वीसी અને एमडी उमेश चौधरी. गुड आफ्टरनून सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत में क्वार्टर 4 की हाईलाइट से करना चाह रही थी, क्योंकि FY21 का भी क्लोजिंग हम लोग देख रहे हैं. आई बिलीव फर्स्ट हाफ तो पूरा वॉश ऑफ रहा था, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर थोड़ा पिकअप आया था. कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए. हाईलाइट से शुरुआत करते हैं, किस तरीके से टीटागढ़ वैगन्स के लिए ये क्वार्टर था. जी बिल्कुल. ये साल जो है FY21, ये हर कंपनी के लिए एक बड़ा ही एक वेवी ईयर रहा है, बिकॉज लॉकडाउन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, सभी चीजों ने इम्पैक्ट किया है. लेकिन उसके बावजूद जो हमारी इंडियन ऑपरेशंस हैं टीटागढ़ वैगन की, उसमें हमने रीजनेबली अच्छा परफॉर्म किया है. हमारी टर्नओवर करीब 1040 करोड़ की रही है, एबिटा 130 करोड़ की रही है, और पैट लेवल पे करीब 60 करोड़ का हमने प्रॉफिट दर्ज किया है. हमारी यूरोपियन ऑपरेशंस जो हैं उसमें कोविड का काफी इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलरली इटली, जहाँ हमारा ऑपरेशंस बेस्ड है, वहाँ पे जो कोविड का प्रकोप है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला था. आज अगर फेटेलिटी देखें या जो ओवरऑल डिस्ट्रप्शन कोविड के कारण हुआ है, इटली उसमें वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज हैं. लेकिन लास्ट क्वार्टर में, FY21 के लास्ट क्वार्टर में चीजें जो है वो थोड़ी इम्प्रूव की. वहाँ पे हमने रेवेन्यूज को इम्प्रूव किया, वहाँ की परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव किया. जहाँ तक वहाँ की टोटल नंबर्स का सवाल है, वहाँ पे करीब हमने अगर इंडियन रुपीस में देखें तो करीब 500 करोड़ का रेवेन्यू किया है, और एबिटा लेवल पे करीब 20 करोड़ का हमारा नेगेटिव एबिटा वहाँ रहा. लास्ट क्वार्टर में FY21 के Q4 में एबिटा लेवल पे मोटा मोटी हमने वहाँ पे ब्रेक इवन किया है. अग्रीड सर. और इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक, वो किस तरीके से शेप अप हो रही थी? कुछ डिटेल्स ऑर्डर बुक के लिहाज से आप मेरे साथ अगर शेयर कर पाएं. पिछले 2 क्वार्टर ऑनवर्ड्स तो चीजें नॉर्मलाइज भी हो रही है, कितना पिकअप आया है? जी बिल्कुल. हमारी वहाँ पे जो यूरोपियन ऑपरेशंस हैं, वहाँ पे लगभग 2200-2300 करोड़ का ऑर्डर बुक है हमारे पास, और इंडियन ऑपरेशंस पे हमारे पास 2500-2600 करोड़ का ऑर्डर बुक है. इटली में कई ऑर्डर्स जो हैं टेंडर्स पाइपलाइन पे हैं, तो उसमें ऑर्डर बुक का और इजाफा होने की संभावना है. जहां तक इंडियन ऑपरेशंस का सवाल है, हमारी ऑर्डर बुक अलग अलग जो हमारे बिजनेसेस हैं, फ्रेट बिजनेस में करीब इस 2500-2600 करोड़ में 50% हमारी फ्रेट बिजनेस से, और बाकी 50% मेट्रो प्रोपल्शन और शिप बिल्डिंग बिजनेस से है. अग्रीड सर. और चूंकि रिजल्ट्स में देख रही थी, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर तकरीबन 15 to 18% का ड्रॉप डाउन हम लोग विटनेस कर रहे हैं. जो इम्प्रूवमेंट दिख रही है वो कौन से पैरामीटर्स के यहाँ से आ रही है, और साथ ही अगर डेट आपने घटाया है तो कितना अब क्वांटम है FY22 के लिए, आप कितना घटाने के बारे में सोच रहे हैं? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए. जहां तक डेट का सवाल है, हमने इंडिया लेवल पे काफी डेट को कंट्रोल किया है. इंडिया लेवल पे नेट में हम अगर देखें 31 मार्च 21 को, हमारी डेट जो है वो पोजीशन 0 पे आ गई है. हमें नेट अपने आप को ऋण मुक्त किया है. और इटली में ऑफ कोर्स हमारे पास डेट है, और इटालियन डेट जो है वो अब इम्प्रूव्ड ऑपरेशन से सर्विसिंग चालू होगी. तो ये जो इंटरेस्ट का कॉस्ट आपने देखा है, ये काफी हद तक जो Q4 Q3 के एंड पे हमने डेट को अपनी कटेल की है इंडिया में, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिल रहा है. अग्रीड सर. उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ इंडियन रेलवेज की तरफ से कितनी ये क्वार्टर के दौरान अगर कुछ फ्रेश हाइलाइट्स है? इंडियन रेलवे की आज के दिन फ्रेट ऑपरेशंस काफी अच्छी चल रही हैं, तो जिसके कारण वैगन का उनकी डिमांड, उनका ऑफटेक अच्छा है. इस साल की टेंडर्स अभी तक इशू नहीं हुई हैं FY21-22 की, तो हमें आशा है कि वो जल्दी टेंडर्स इशू होंगे.
पैसेंजर सेगमेंट जो रेलवे का है वो क्योंकि कोविड के कारण एक तरीके से बंद पड़ा था, लेकिन जो चर्चा सुनने में आ रही है कि अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में वो सारी की चीजें नॉर्मलाइज होंगी, तो क्योंकि हमारी एक बेस लेवल ऑर्डर बुक आज के दिन स्ट्रांग है, तो रेलवे की सुधार जो, और रेलवे को जिस तरीके से सरकार फोकस दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से सरकार फोकस दे रही है, इससे हमारी ऑर्डर बुक में और इजाफा और सुधार होने की गुंजाइश है। हमारी आशा है कि और सुधार देखने को मिलेगा। अग्रीड सर। अच्छा, एक पैरामीटर मुझे जो समझना था इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, क्योंकि इस बार तो मेंटेन रहे हैं मार्जिन्स, लेकिन जो रॉ मटेरियल प्राइसेस, इनपुट कॉस्ट, जो स्टील प्राइसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक काफी बड़ा इन्फ्लेशन हम लोग विटनेस भी कर चुके हैं। क्या आप उसको पास ऑन करने वाले हैं? क्या वो हाइक्स ले चुके हैं आप? किस तरीके से मेंटेन करेंगे उसको? कम बैक करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी? ये एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए। जी, हमारी इबिटा मार्जिन हमेशा 9 से 11% जो हम मेंटेन करके चल रहे हैं। स्टील प्राइस इंक्रीज जो इस तरीके से सडन होता आया है वो डेफिनेटली एक मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन हमारी कई कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, हमारी 70% कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो प्राइस वेरिएशन के क्लॉज, 70-80% कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइस वेरिएशन क्लॉज के साथ होती है। तो हम ऑफ कोर्स कुछ टाइम लैग रहता है, लेकिन हम उसको पास थ्रू कर पाते हैं जो स्टील प्राइस इंक्रीजेस हैं। हमारी, अगर आप FY21 के हमारा रिजल्ट्स भी अगर इंडियन ऑपरेशंस का देखें तो वही बेटा 10-11% आया है। तो हम उस 9 से 11% की जो हमारी बीटा टारगेट है उसी को मेंटेन करेंगे। स्टील प्राइसेस में बहुत ज्यादा एक हाइक आया है, और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जाकर के अभी अगर स्टेबलाइज हो सके, सो इंडस्ट्रीज, हमारी जैसी इंडस्ट्रीज को सबसे जरूरी ये रहता है कि एक स्टेबल एटमॉस्फेयर रहे, ताकि हम प्रोजेक्ट जिसमें कोड कर रहे हैं उसमें जो स्टील हम इनपुट प्राइसेस को लेकर के कोड करते हैं, और अगर हर महीने अगर उसमें इजाफा आए तो जो नॉन प्राइस वेरिएशन क्लॉज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने 20-30% कहे उसमें हमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो हमने उसको अपने जितने रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी हम लगा सकते थे, जिसमें हमने बफर पकड़ा या हम लॉन्ग टर्म ऑफर्स नहीं दे रहे थे, उस तरीके से इसको कंट्रोल किया है। अग्रीड सर। अच्छा, मैं इटालियन बिजनेस के बारे में आपसे कुछ और डिटेल समझना चाह रही थी। पिछली बार हम लोग बातचीत कर रहे थे, आप बता भी रहे थे कि वहाँ पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स आप ले रहे हैं ताकि आरओईज आगे जाके इम्प्रूव होते हुए देख पाए हम लोग। क्या ये कोरोना की सिचुएशन की वजह से वहाँ पे कुछ डिफरेंट आया है? क्या चीजें वहाँ पे नॉर्मलाइज हो चुकी है? परफॉर्मेंस किस तरीके से शेप अप हो रहा है? वो कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए। जी, कोविड के कारण काफी वहां पे डिलेज हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने बहुत सारे ये मेजर्स को वहां इम्प्लीमेंट किया है। हमने साइट ऑप्टिमाइजेशन किया है। हम 3 साइट में ऑपरेट कर रहे थे, उसको हमने कंप्रेस करके हम अपनी प्लांट्स को मूव करके एक साइट पे लेकर के आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी 2 साइट पे आ गया, और इस मंथ के एंड तक हम उसको सिंगल साइट ऑपरेशंस करेंगे, जिससे हमारी ओवरहेड्स कम होंगी। हम और जितने तरीकों का वहां पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते थे, इस वहां के रूल्स और रेगुलेशंस के दायरे में रह करके हमने उसको किया है, और इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट इस करंट फाइनेंशियल ईयर से हमें वहां देखने को मिलेगा। अग्रीड सर। अच्छा, डिफेंस के बारे में आई बिलीव उतना बड़ा क्वांटम नहीं है, लेकिन डिफेंस किस तरीके से शेप अप हो रहा है? मार्केट शेयर के फ्रंट से बात करें, वॉल्यूम्स वहाँ पे, एक्चुअली डिफेंस के साथ मैं शिप बिल्डिंग का भी क्वांटम में ऐड कर देती हूँ। वो किस तरीके से आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्या वहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होती हुई दिख रही है आपको? क्योंकि पिछले जितनी भी कंपनी से मैंने बातचीत की है, यहाँ पे काफी ज्यादा बुलिश मोमेंटम रहा है। आपकी तरफ से कमेंट, आप क्या देख रहे हैं? डिफेंस में हमारा बहुत ज्यादा अभी प्रेजेंस नहीं है। कुछ बिजनेस हम कर रहे हैं डिफेंस में जो कि नीश बिजनेस है, लेकिन उसमें अगर वॉल्यूम्स देखी जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, हमारी शिप बिल्डिंग डिवीजन में हम नेवी के लिए कुछ काम कर रहे हैं। हमारे पास टोटल शिप बिल्डिंग का करीब 300 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और वो हम अगर डिफेंस और नेवी को कंबाइन करें तो एक मीनिंगफुल सेगमेंट हो सकता है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा डिफेंस का हमारा पाइपलाइन नहीं है।
अग्रीड सर। तो फिर FY22 में इंडस्ट्री के लिए किस तरीके से शेप अप होते हुए देखो, और स्पेशली अगर टीटागढ़ वैगन्स की बात करें, आप क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने अगर इंडियन ऑपरेशंस की बात करें तो FY20 में करीब 1500 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो कि FY21 में कोविड के कारण, सप्लाई चेन डिसरप्शंस के कारण, सारी चीजों को लेते हुए करीब करीब 1100 करोड़ के 1040 करोड़ के लेवल पे हम आ गए। तो हमारी ये टारगेट रहेगी कि इस साल वापस हम FY20 के लेवल्स पे रेवेन्यू को ले जा सकें with the better performance in terms of EBITDA margins या fixed cost optimization। अगर आप देखें तो FY20 से और FY21 में हमने हर जगह पे अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश जारी रखी है। सो हमारी इस साल की FY22 की जो इंटरनल KPIs हैं कि पहला हम रेवेन्यू को ग्रो करके एटलीस्ट FY20 के लेवल पे ले जा सकें, और साथ ही साथ जो एफर्ट हमने FY21 में लिया है अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने का, अपने करंट एसेट्स को ऑप्टिमाइज करने का, उसको कंटिन्यू कर सके।